मैंने फ्लाइट बोर्ड करी दिल्ली से। वो वही सेम एयर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो कि कल AI-171 में क्रैश हुआ है। ये दिल्ली से फ्लाइट जब टेक ऑफ करी थी, ये AI-423 बन के चली थी दिल्ली से। इसका शेड्यूल डिपार्चर था 9:50 AM 12 जून 2025। और इसका अराइवल टाइम था अहमदाबाद में 11:30 AM 12 जून 2025। हमारा फ्लाइट जो AI-423 था, दिल्ली से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ हुई है 10:07 पे एग्जैक्ट टेक ऑफ। और 10:13-14 पे ये लैंड हुआ है। मैंने इसका वीडियो शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं दिस इज व्हाट आई डू। मेरे है, मैं टेक ऑफ लैंडिंग लैंडिंग के टाइम वीडियो बनाता हूँ। सो उसमें सारा कैप्चर हुआ है। फ्लाइट टेक ऑफ ओके था, कोई इशू नहीं लगा। एज सच जब मैं बैठा था, बैठने वो इशू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मुझे थोड़ा सा, मुझे जस्ट मुझे मैं जिस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ मे बी कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट, राइट। उसके बाद टेक ऑफ था। हमको थोड़ी देर में 20 मिनट बाद मील्स सर्व हुए, 20-25 मिनट बाद। एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे मैंने फिर से चीज़ें वो बाहर विंडो के देखा, तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम फ्लैप का बिल्कुल पीछे एक वाला पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है बार बार, नीचे ऊपर। तो वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे भी से स्पेसिफिकली वही वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अब कुछ लोग बोले कि आपने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ, राइट। हाँ, मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है। तो बट मैं हर चीज़ को अब रिकॉर्ड, अगर अब मैं ये तो है नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ और ये फ्लाइट क्रैश हो गई है ये, और मेरे पास जो प्रूफ थे और जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करता। इतना कोई नहीं करता है, ये चीज़ भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो था, मैंने जैसे कि एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि एसी नहीं, एसी वॉज नॉट वर्किंग। जब ग्राउंड पे था एसी नहीं चल रहा था। कई लोगों ने इस पे बोला, एविएशन एक्सपर्ट्स में जिनके साथ मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि हाँ मे बी ये चीज़ हो सकती है, उन्होंने बोला कि फॉर अ बेटर थ्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एसी को बंद करके रखा जाता है, ठीक है। सब लोग परेशान थे, गर्मी थी एटलीस्ट। हम सब ने, मतलब मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं विंडो सीट पे था, मैं प्रेस कर रहा था उसको बार बार। बट द क्रूज वर इन रश, क्योंकि टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी था फ्लाइट। पहले तो मैं बैठा रहा, मेरे को लगा हो जाएगा। टैक्सी के बाद, टैक्सी नहीं, जब पुशबैक हुआ तो फ्लाइट एक जगह पे खड़ी थी 10-15 मिनट के आसपास। तो उस टाइम वो था। और टेक ऑफ के बाद जो था, टेक ऑफ के बाद मैंने विंडो सीट से मिडिल सीट पे स्वैप कर लिया अपने फादर के साथ। सो हाँ, उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा है ठीक सा कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। मतलब जितने भी एक नॉर्मल फ्लाइट होती है, ये भी नॉर्मल फ्लाइट ही थी वैसे तो, बट जो भी एक यूजुअल होता है टेम्परेचर और ये सब वैसा नहीं था। जो भी पहले उस फ्लाइट में और भी लोग थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों से भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जब हम अहमदाबाद लैंड किए थे और जो उनकी बस से हम अराइवल हॉल पे जा रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने एंटर करने के बाद ये बोला था कि प्लेन से ठंडा एसी तो बस का एसी है, राइट। इसके अलावा मैंने जो अपना फीडबैक दिया सोशल मीडिया पे, वो मेरा फीडबैक था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रैश। मैंने ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया। मैंने ये मेंशन जरूर किया था कि कुछ चीज़ें मुझे गड़बड़ लगी थी। बट एक बात बताइए कि हर बंदा दुनिया में है, सबके लिए हर चीज़ का अलग पर्सपेक्टिव है। और कुछ लोग बोल रहे कि आप पहले करते ट्वीट इसको, मैं एग्री करता हूँ अब। लेकिन मैं किसी मीटिंग से गया था अहमदाबाद में, राइट। और मेरा चेक इन लगेज भी नहीं था। मैं एयरपोर्ट से निकलते ही डायरेक्ट गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठते ही मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मेरे को शाम को ही, कल रात को ही वापस एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आना था। मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत टाइट शेड्यूल था मेरा। मेरे को नहीं पता था ना ये प्लेन क्रैश होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था प्लेन क्रैश होने वाला है, राइट। मैं, अगर ऐसा कुछ होता मैं इमीडिएटली डाल देता। मैं गाड़ी में बस बैठा, जस्ट टुक मी 5 मिनट्स 10 मिनट्स टू एग्जिट दी एयरपोर्ट। मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे को अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर जाना था, फिर आना भी था, रूट पे ट्रैफिक भी होता है। सो
इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को पहले करना चाहिए था, आई नो करना चाहिए था, बट ऐसा कोई मतलब है नहीं। आप पर्सनली भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी बंदे की, या पर्सनली भी कुछ रीजन हो सकते हैं बंदे के किसी के, कि मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग स्टार्ट थी, मेरे फोन की बैटरी कम थी, मैंने फोन को चार्जिंग पे लगाया गाड़ी में ही, और उस टाइम थ्रू आउट मैंने मीटिंग करी, ये सोच के जैसे मीटिंग ओवर होगी मैं करूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा मीटिंग उस टाइम बस थोड़ा सा गाड़ी में ये था कि चलो अब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, विल हैव लंच टुगेदर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार ट्वीट कर देता हूँ यार ये वाला इशू ना। जैसे ही मैंने ट्विटर खोलने से पहले अपना इंस्टाग्राम देखा तो किसी ने मुझे ऑलरेडी डीएम कर रखा था। फिर मैंने गूगल किया, आई गॉट स्केयर्ड कि यार ये तो वही प्लेन था जिससे हम आए हैं। राइट, ये था मेरे साथ। इसके अलावा एक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की मैंने कंप्लेन करी है, शिकायत करी थी उसमें। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की शिकायत के अलावा मैंने एक चीज बताई थी ये कई मीडिया चैनल्स के ऊपर, कि मेरे को ऊपर ओवरहेड में एक इतना सा स्पेस था, सिल्वर फॉइल और ब्लैक वायर उधर दिख रहा था, उस पे दो टिश्यू लटके थे। बट उस वही बात है, जिस टाइम ये मैं उस टाइम क्या था, लैंडिंग टाइम मैंने वापस से सीट जो थी अपनी स्वैप कर ली थी पापा के साथ। मैंने बोला ठीक है मैं इधर आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ लैंडिंग, और 5-7 मिनट में लैंड कर जाएंगे, तो कोई नहीं, अगर धूप भी आएगी तो मैं सह लूंगा धूप। ठीक है, मैंने वो किया। उस टाइम में मैंने नोटिस किया लैंड कर रहे थे, तो मैंने कहा ओके चलो वी आर लैंडिंग नाउ। क्योंकि आज एक चीज और मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे आ, वो लोग हैं जो ट्रोल भी कर रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ट्रोलिंग हमारे देश में बहुत कॉमन चीज है। अगर कोई चीज हाइप बन जाती है, कोई चाहे एक वैलिड रीजन के साथ बन रही है, बट पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों ने ट्रोल ट्रोल मुझे किया कि बहुत लोगों की जान बच सकती थी, ये था वो था। मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ, बट एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ और जो सब लोग डीप इनसाइड जानते हैं, क्या मेरे कोई भी इशू में रिपोर्ट करता अगर एयर इंडिया को, क्या एयर इंडिया उस पर एक्शन लेता? नहीं लेता। इतना सभी को पता है ये चीज, एवरी वन नोज दैट। एयर इंडिया को एसी के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी अगर बोला जाता, यस सर, सर नहीं सर, हाँ ठीक है सर, देखते। एयर इंडिया का कोई भी अगर होता, कोई किसी पैसेंजर के बोलने पे कोई मतलब करेगा, क्योंकि सब चीज जब चेक हो चुकी है, आपके इंजीनियर्स ने सब चीज चेक करी, आपके कैप्टन सब चीज चेक करते हैं बिफोर टेक ऑफ, सब चीज चेक अगर हो चुकी है, तो एक आम आदमी जो बैठा है, क्या उसकी बात कभी सुनी जाएगी जहाज में आज तक? क्या कभी सुनी गई है किसी की बातें? एसी की तो आप बहुत इंसिडेंट देखते हैं ना पहले भी न्यूज में, कि सफोकेशन होती है पैसेंजर को, पैसेंजर ने शिकायत करी, क्या उनका एसी अभी तक कभी ऑन हुआ है? इंडिया की न्यूज ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पे। क्या कभी किसी ने कोई कार्रवाई करी थी इस पे? नहीं करी थी। अब लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं बता देता या कुछ मैं बोल देता तो। कई लोगों ने बोला, आपने लैंडिंग के बाद बोला ये चीज, लैंडिंग के बाद जब मैं लैंड कर गया, मेरा स्केड्यूल इतना टाइट था, हमको प्लेन से डिबोर्ड किया, सीधा बस में एंटर कर गए हम। बस से मैं सीधा अराइवल हॉल में मैं सीधा एग्जिट कर गया, ना मेरा चेक इन का लगेज था ना कुछ था। मैं रुका ही नहीं वहां पे, तो मैं बात किससे करता? मैं तो ट्वीट करता था ना उस चीज को, मैं ट्वीट राइट। करता। राइट। आकाश, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने मुझे जितना पता है कि जब फ्लाइट में हम होते हैं तब वो विंडो शील्ड खुला रखा जाता है टेक ऑफ के वक्त, इसलिए ताकि हम अगर कोई एनोमली देखे तो उसको रिपोर्ट कर पाए। और मैंने देखा आपके वीडियो पे कि आप बार बार फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे थे बट कोई आ नहीं रहा था। तो ऐसा भी कुछ है कि आप रिपोर्ट करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए कोई चीज़ को, आप बोलना चाहते थे कि ऐसे ही ऑन नहीं हो रहा, जो अनयूजुअल है? बिल्कुल बिल्कुल। सो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट नहीं था 787 ड्रीमलाइनर। मैंने एयर इंडिया के 787-8 ड्रीमलाइनर में पहले भी फ्लाई किया है, मुंबई टू दिल्ली, जो कि आगे हांगकांग गया था, 2019 की बात है ये। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने फ्लाई किया, मैंने वर्जिन अटलांटिक का भी बोइंग 787 फ्लाई किया था, 787-9 2015 में दिल्ली लंदन फ्लाइट सेक्टर लिया था मैंने। इसमें क्या चीज होती है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीज जो बाकी एयरक्राफ्ट में हटके क्या होता है, कि जैसे विंडो पे शेड्स होते हैं आपके ऊपर नीचे करते हुए, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि वो ऊपर रहते हैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम में, राइट। बट 787 में वो होता नहीं, उसमें क्या होता है, नॉर्मली रहता है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम वो कैप्टन के कंट्रोल में रहता है कि कितनी विजिबिलिटी उसमें होती है। उसमें बटन होता है वन, मतलब एक ऊपर लाइट का, नीचे डार्क करने का। तो 1 2 3 4 5, लाइट पे पहले दो पॉइंट्स रहते हैं, फिर तीसरा जो होता है वो बिल्कुल बीच में रहता है, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्क, और नीचे के दो होते हैं
वो डार्क कर देते हैं उसको, शेड को, ग्लास को ना, ताकि बाहर का नहीं दिख पाए। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो ऊपर नीचे करने का विंडो में नहीं होता। दूसरी चीज जो कैबिन क्रू को बुलाने का है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं बार बार बुलाना चाह रहा था जब प्लेन ग्राउंड पे था, क्योंकि जब बोल्ड किया तो चलो कई बार वो वाली चीज फील हुई, कई बार एसी नहीं चलता, लेकिन जब प्लेन पुशबैक हुआ है, जब प्लेन के डोर्स बंद हो जाते हैं तो पुशबैक के बाद जनरली जनरली पुशबैक के बाद और जब तक टैक्सी पे जाता है वो एसी स्टार्ट हो जाता है। और पुशबैक पे जब प्लेन 10-15 मिनट खड़ा रहा तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को इंट्यूशन हुई, मैंने कहा देयर दैट इज नॉट इन द वीडियो बट आई टोल्ड माय डैड अबाउट दैट कि पापा आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट इन दिस प्लेन, एक तो एसी नहीं चलता। ठीक है, और पता नहीं मुझे कुछ होता है यार, कई लोगों को पहले नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। ठीक है, तो मेरे को लगा आई थिंक मेरे को है ना कुछ, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग गुड विद दिस, मेरे को कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। मैंने कहा कहीं को कल को ऐसा ना हो जाए कि फ्लाइट डिले हो जाए, और मैंने कहा हमको शाम को ही वापस आना है और इतना टाइट शेड्यूल है, तो कैसे, हाउ वी विल मैनेजिंग इट। ठीक है, तो ये चीज थी। हाँ, मैं कैबिन क्रू को मैं बुला रहा था, देख रहे थे आप कि हाँ 787 ड्रीम लाइनर में ऊपर भी जो है ना बस आपकी लाइट्स होती है और एसी के वेंट होते हैं, कोई बटन नहीं होता वहां पे, ना लाइट ऑन करने का ना क्रू को बुलाने का। तो रिमोट में था, उससे मैं कर रहा, मेरे पापा का सीट पे था, उससे ही मैंने ट्राई किया, तो रिमोट्स वर नॉट वर्किंग एट ऑल। सो पीपल हु आर आफ्टर मी कि आप इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बारे में कोई क्रैश का लेना देना नहीं है, बट अगर कोई पैसेंजर कंप्लेंट करना चाहता है किसी इशू के बारे में, और क्या एसी का बंद होना, लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न नहीं है, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे को सफोकेशन बहुत हो रही थी। ठीक है, मेरे फादर सीओपीडी के पेशेंट है, सीनियर सिटीजन भी हैं वो। ठीक है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा था। ठीक है, कल को कुछ हमें हो जाता है, इतने फ्लाइट में लोग थे और भी सीनियर सिटीजन लोग थे, कौन रेस्पॉन्सिबल होता? जो आज सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं इस चीज को कि इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं बोला एक बार भी लेना देना है, बट सेफ्टी ऑफ ए पैसेंजर इज सेफ्टी, राइट? चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो हवा में हो। अब प्लेन क्रैश हो गया, पीपल आर नो मोर, आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, उनका भी एक लकी सर्वाइवल है ये, बिल्कुल जो है हमें दूसरी लाइफ मिली है भगवान जी से, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू दैट। एसी नहीं चलने से भी दिक्कतें होती हैं लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत है, सफोकेशन होती है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कल को किसी को कुछ हो जाए, कुछ भी होता, तो फिर भी क्या लोग इस तरीके की बातें करते हैं? तो राइट। चीजें मैं बुलाना चाह रहा था, बट आई वॉज होपलेस, हेल्पलेस, मैं नहीं कर पाया। और फिर टैक्सी वे के पास कैबिन क्रू भी कुछ टाइम में अपना सीट ले लेता है, और मतलब उनका भी दे आर ऑल्सो इन वेरी वेरी रश, तो उसमें कुछ बात नहीं हो पाई। टेक ऑफ के बाद क्या था, मैं उसका क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने जैसे कि बताया, थोड़ा ऊपर कंप्रेसर ऑन ऑफ था, तो मैं विंडो सीट से इधर आया ताकि मेरे को गर्मी ना लगे, धूप ना है, और यहाँ पे आके फिर मतलब 5-7 मिनट बाद तो सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है, 7 मिनट्स अप्रॉक्स। केबिन क्रू आता है, वो प्रिपेयर करता है मील सर्व करने के लिए, तो वही जब तक कि वो खाना लेके आए 20-25 मिनट में, तो ऑन ऑफ से थोड़ा सा ओके हो गया था, मतलब बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है यार, 35 मिनट की बात है, हो गया, मैंने वीडियो बना ली, मैं ट्वीट कर दूंगा यार इंडिया में। राइट। और एक चीज़ आकाश, आपने बोला था कि आपने ऊपर कुछ फॉयल जैसा, वायर जैसा कुछ आपने नोटिस किया था। एग्ज़ैक्टली कहाँ पे नोटिस किया था उसको, अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब करके बता पाओ? देखो और क्या क्या, आपको लगता है कि ये एग्ज़ैक्टली क्या था? अगर आपको क्या लगा? अलग अलग एयरक्राफ्ट का अलग अलग बिल्ट होता है अंदर से। ठीक है, A321 जैसे कल मैं शाम को आया, तो A321 जैसे ABCDEF, ठीक है, इसमें 6 सीट होती है एक साथ। तो इसका जैसे कि जो विंडो सीट पे बैठता है उसके वहां पे हल्का सा कर्व रहता है, इस तरीके का एक कर्व रहता है ऊपर। ठीक है, कल जो था 787 उसमें कर्व नहीं रहता। 787 का है ना, जैसे कि मेरी C25AB थी, तो ओवरहेड केबिन जो होते हैं वो यूजुअली जैसे नॉर्मली आप देखते हैं इधर से किया ऐसे खुल जाते हैं, लेकिन जो मेरी सीट थी और आगे की 1-2 सीट और मेरे पीछे 1-2 सीट, उनका क्या था, नॉर्मली वाला ओवरहेड कैबिन नहीं था, ये हर प्लेन का अलग अलग सिस्टम होता है। वो ऐसा था क्या, मतलब ओवरहेड कैबिन ना इस तरीके का था कुछ, ऐसा यूजुअली बाहर निकला हुआ वो नहीं था कि जो बाहर इसलिए वो ऐसा था। एक्चुअली क्या होता है, बाहर से जो होता है उसको हम खोलते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है, खुलता है। जो वो वाला था वो क्या था कि नहीं, बाहर वाला भी अंदर की तरफ ही नहीं, हाँ ऊपर की तरफ खुलता है, उसको फिर पुश करते हैं, राइट। और जो उस तरफ था, जिधर मेरी सीट के ऊपर, वो ऐसे वाला, तो उसको क्या था, ऊपर से पुश करो तो वो नीचे की तरफ खुलता है। मैंने तो ओवरहेड कैबिन में भी अपना सामान ही रखा, मेरे पास छोटा सा एक बैकपैक था, बस हम दोनों के पास एक छोटा सा बैकपैक था, तो हमें वो तो सीट के नीचे ही सामने वाली सीट पे रख दो बस। ठीक है, तो उस तरीके, अब उस तरीके का जब इधर मेरी सीट पे था, तो मेरी सीट पे, विंडो सीट पे जो एक डिजाइन था, डेट वॉज स्ट्रेट, मतलब विंडो से पूरा स्ट्रेट था, वो कर्व नहीं था, जैसे A321 में कर्व मैं बता रहा हूँ, वो स्ट्रेट था। तो स्ट्रेट में
जो ये एसी ओवरहेड होता है जिसमें एसी वेंट्स और लाइट वाइट होती है, उसके साइड में इतना सा कुछ एक स्पेस था, जैसा कि मैंने बताया कि उस स्पेस में एक सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर और टिश्यू। तो सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर तो वेरी, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, क्योंकि एक कोई भी जहाज मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो जहाज में बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वायरिंग भी बहुत सारी होती है। तो वो एक वायरिंग थी, तो मुझे, क्योंकि मैंने फिर बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कल को मैं उस चीज़ की वीडियो बना के और मैं वो उसका भी एविडेंस डालता, चाहे वो हेल्पफुल होता नहीं होता, बट मेरे लिए अगर वो चीज़ न्यू थी, बट बहुत सारे लोग फिर से मुझ पे पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज दिस। सो आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मुझे जो लगा बस मैंने उस चीज़ को बता रहा हूँ अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ नोटिस करी, या तो मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ नोटिस करी, या वो यूजुअली होता है। बट उस पे टिश्यू पेपर थे, तो मैं टिश्यू पेपर नॉर्मल जो होते हैं, तो मैंने कहा यार लोग है ना, कुछ होते हैं कि जबरदस्ती कुछ को उनको करना होता है, टिश्यू पेपर किसी ने लटका दिया होगा बस। तो वो एक ऐसी चीज होती है ना, देखो जब तक कुछ मेजर चीज नहीं होती, हमें चाहे चीज कुछ कैसी भी हो ना, हमें लगता है चल ओके, मे बी होता होगा, मे बी नहीं होता होगा, ठीक है। तो कई सारी चीज नोटिस में नहीं आती थी, और नोटिस में भी अगर आती है तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन, वो सारी चीजें। राइट, अभी कौन एक्सपेक्ट करता है हर दिन कि प्लेन क्रैश हो जाएगा? मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी शायद वो रिपोर्ट नहीं करता। अभी आकाश, आप हमें जो एविडेंसेस आप दिखाना चाहते थे, आप हमें वो एविडेंसेस दिखा सकते हैं कि आपने पास्ट में भी और अभी भी आपने क्या-क्या एविडेंसेस कलेक्ट किया अगेंस्ट एयर इंडिया? आपको क्यों लगता है कि मतलब एयर इंडिया शुड बी मोर अटेंटिव अबाउट व्हाट इट डज़? ये मेरे कजन की पिक्चर है। ही वॉज कमिंग, ही लैंडेड इन दिल्ली फ्रॉम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क, EWR था या JFK था, ठीक है। उस वो दिल्ली लैंड किया, उसने फोटो मुझे भेजी थी। एक और फोटो जिसमें मैगजीन वगैरह सब फटी हुई थी, अब मैं वो भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि लोग बोलेंगे तो कॉमन है मैगजीन फटी होना एयर इंडिया में, बट ये एयर इंडिया में ही कॉमन क्यों है, ये चीज भी जानना चाहता हूँ। कल मेरी ट्रे टेबल भी टूटी हुई थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मेरा खाने की जो ट्रे थी वो बार बार नीचे आ रही थी, मैंने केबिन को, क्रू को तो उसके बारे में बोला था, बट एडजस्ट करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। मैं तो एक आकाश, हाँ, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो आपको लगता होगा कि ये शायद मेंटेनेंस लेके कोई इश्यू है, और ये मेंटेनेंस लेके इश्यू सिर्फ एयर इंडिया के इंटीरियर पे नहीं, शायद उनके मशीनरी पे, टेक्निकल चीज़ों पे भी हो सकता है। ऑब्वियसली, क्योंकि इंटीरियर्स तो हम नॉर्मल पैसेंजर्स देख सकते हैं अपनी आंखों से, बट हम जहाज को टेक ऑफ से पहले ना हम एक्सपर्ट हैं इस चीज के देखने वाले, ना हमें नॉलेज है इस चीज की, ना ही हमें अलाउ किया जाता है कि हम जहाज को मॉनिटर करेंगे बाहर से कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, इशू तो नहीं है। वो तो इंजीनियर्स करते हैं या पायलट्स करते हैं। तो मेंटेनेंस में अगर, जब इंटीरियर मेंटेनेंस जो कि दिखती है आंखों देखी मेंटेनेंस जो कि सब देखते हैं और इतना हाईलाइट करते हैं, जब उसमें सुधार नहीं आ पाया, तो एक्सटीरियर में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट खुद हर बंदा समझ सकता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है बाहर भी जो नहीं देख पा रहे हम लोग, और होती होंगी चीजें ऐसी। मैं इस चीज को 100% श्योरिटी, या मैं इस चीज को मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल होती होंगी, बट होती होंगी, मे और मे नॉट बी। नाउ कमिंग बैक टू दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं लाइफ जैकेट, ये लाइफ जैकेट है, ठीक है। इमरजेंसी की टाइम सिचुएशन में ये पहनने को बोलते हैं, और ये सीट के नीचे रखी जाती है। ये मेरा भाई आया, इट वॉज 16 आवर्स, 16.5 आवर्स लॉन्ग फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क, किसी एक एयरपोर्ट से दिल्ली की थी। इसकी लाइफ जैकेट टूटी, कह रहा भैया मैंने कैबिन क्रू को रिपोर्ट किया। उन्होंने पहले बोला ओके यू बी सीटेड ऑन दिस सीट ओनली, कह रहा भैया एक तो इतना छोटा लेग रूम है, ऊपर से बीच में थी, कह रहा मैंने थोड़ी पीछे की लेकिन अंदर नहीं जा रही थी। कह रहा फिर मेरे को भी मतलब इतनी लंबी फ्लाइट में इतने एक ही सीट पे बैठना, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने उनको फिर दोबारा बोला, तो कह रहे हैं उन्होंने बोला कि दिस इज ओनली, यू हैव टू सिट ऑन द सीट ओनली, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ये ऐसे ही रहेगा। मैंने इसके बारे में एयर इंडिया को ट्वीट किया था, बट अगेन अपॉलॉजीज दिस एंड दैट। तो मेरे भाई ने बोला भैया छोड़ो, ट्विटर डिलीट कर दो, खाम का कुछ करना तो होता नहीं इनको। मैंने वो ट्वीट तो डिलीट कर दिया था, उस ट्वीट का कोई लिंक नहीं है मेरे पास, वो ट्वीट मैंने भाई के कहने पर डिलीट कर दिया, कह रहा भैया छोड़ो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे कि मेरे देखो इश्यूज हैं, ठीक है, मैं सिंपल सा इशू, कई लोगों को लगेगा अरे ये कैसा इशू, लेकिन जिसको जो इशू होता है वो तो करेगा। मैं अभी कोलालमपुर गया था फरवरी में, पहली बार मैंने फ्लाइट में देखा है कि घिया की सब्जी सर्व हो रही है, मतलब पहली बार मैंने देखा है कि इंटरनेशनल रूट पे घिया की सब्जी सर्व हुई है। तो मैंने एयर इंडिया को बस ये लिखा कि यार ये मतलब मैंने तो इतना एयर इंडिया ट्रैवल किया है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, कभी कुछ इस तरीके से सर्व नहीं हुआ। तो एक मेरा मेरा कंसर्न था, पर्सनल कंसर्न सबके होते हैं, सबको राइट है अगर कोई पैसा दे रहा है
चाहे छोटा कंसर्न हो चाहे बड़ा कंसर्न हो, अगर आपके खाने में एक बाल भी निकल रहा है ना, तो आपको वो भी रिपोर्ट करने का पूरा पूरा अधिकार, पूरा पूरा हक है। क्योंकि खाना जब आता है सेट से आता है बन के, आई थिंक सो, एयर इंडिया का जो मील्स आते हैं, राइट, और वहां पे जब इतना हाईली क्लास वो मेंटेन्ड है, और एक बाल भी चलो हाँ किसी का काम करते करते गिर गया, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में होता है, बट अ फॉल्ट इज अ फॉल्ट, राइट। एक कोई चीज गड़बड़ है तो वो गड़बड़ है, एक बाल भी है तो वो बाल है। तो वो चीज थी, मैंने एयर इंडिया को लिखा, उन्होंने लिखा, डियर सर, we regret to note that the meals are onboard written media experience feedback important to us. We have taken note of experience and assure you the necessary steps would be taken against such instance in the future. Thank you for understanding. ठीक है, तो ये चीज मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम सब चीज देखते हैं, इतने लोग कंप्लेंट करते हैं, ये एक ना टेम्पलेट होता है सभी लोगों का। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, वी रिग्रेट फॉर दिस एंड दैट, योर फीडबैक इज important, we will take note of it for the future, ये वो, and you will not face, thank you for understanding, ये टेम्पलेट बेस्ड चीजें रिप्लाईज होते हैं, ठीक है। अब आता हूँ नेक्स्ट बड़े एक अच्छे इंसिडेंट पे। ये है 4 दिसंबर 2024 का सुबह 5:25 पे। मैंने क्या ट्वीट किया है, ड्यू टू हाई बीपी एंड अदर मेडिकल कंडीशंस आई वाज रीबोर्डेड फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक फ्लाइट 4 hours ago and till now I am at the airport, got consultation 2 hours ago, waiting for luggage and medical documents so that I can go to the nearby hospital. If something happens to me, Air India will be responsible. अब मैं इस चीज को बोलना चाहता हूँ कि कई लोगों को जिनको लगा है कि कल ये, अच्छा हाँ, कई लोगों को लगा है कि ये टीआरपी के लिए हुआ है, बट मैं एक चीज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ब्लू टिक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई हाईलाइट फेमस होने का शौक नहीं है। मेरा फेसबुक पूरा पर्सनल है, मेरा इंस्टाग्राम पूरा पर्सनल है। ट्विटर पे मैं अपने कंसर्न शेयर करता हूँ, तो मेरा प्राइवेट नहीं है ट्विटर, क्योंकि पब्लिक होना जरूरी है अगर कंसर्न्स आप पोस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं ट्विटर पे सारे कंसर्न्स रखता हूँ अपने। मुझे फेमस होता, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता, अपना अकाउंट पब्लिक भी कर सकता था थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत अच्छी रीच मिल जाती। मेरे ट्विटर पोस्ट पे जिसपे व्यूज आए हैं, अराउंड 17-18 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, मेरे को इससे पैसा तो नहीं मिल रहा ना भाई, मुझे कोई पैसा नहीं पे कर रहा, ना ही मैं इस घिनौनी चीज़ों के लिए किसी से पैसा ले सकता हूँ जो कल हुआ है, और ना ही ऐसा मैं हूँ, ना ही मुझे टीआरपी गेन करनी है, बल्कि मेरे उससे बहुत लोगों को इस चीज़ की टीआरपी मे भी मिल रही है, मे भी नहीं मिल रही, जो कि मेरे बारे में बैकलैश भी बोल रहे हैं, उल्टा भी बोल रहे हैं, वो भी मेरे नाम से, मेरे ट्वीट से ही उस पर कर रहे हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, यार आप लोग बल्कि यूज कर रहे हो, इफ आई एम रॉन्ग व्हाई आर यू यूजिंग माय ट्वीट्स, व्हाई आर यू यूजिंग माय नेम, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट इग्नोर इट ना, आप उस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग, ये भी एक प्रमोशन का मेथड होता है। नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज को प्रमोट करोगे आप, मार्केटिंग तो ऑटोमेटिक बंदे की हो रही है। तो मुझे तो मार्केटिंग नहीं चाहिए थी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, अभी चाहिए। मैंने जो कंसर्न लगा मैंने वो शेयर कर दिया बस, और कुछ नहीं है। अभी इस ट्वीट पे अगर हम बात करते हैं ड्यू टू हाई बीपी और ये वाला, तो इस ट्वीट से मैंने नीचे पे रिप्लाई किया, मोर ओवर माई पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास इज विद योर स्टाफ हु सेड ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ व्हेन आई कॉल्ड हिम, आई एम सीरियसली फीलिंग वेरी वेरी अनवेल, नीड इमीडिएट असिस्टेंस। एयर इंडिया ने क्या रिप्लाई किया, डियर मिस्टर वत्सा, वी आर सॉरी फॉर द हैसल, प्लीज शेयर योर बुकिंग डिटेल्स वाया डीएम, वी विल गेट दिस चेक्ड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब तो सभी समझते होंगे। मैंने लिखा डन, चेक एंड कॉल मी इमीडिएटली। अभी मैं और इस पे दिखाता हूँ। मैंने फिर एयर इंडिया को ये सुबह 7:42 में मैसेज किया। इस टाइम मैं एयरपोर्ट पे था या मैं निकला था, आई थिंक हाँ एयरपोर्ट पे ही था इस टाइम भी। मैं तो थोड़ा लेट ही निकला था। वन मोर थिंग, आई गॉट सिक व्हाइल आई वाज ऑन बोर्ड, isn't it the responsibility of Air India to get me medical facilities till the time I get normal? अगर बंदा जा रहा है किसी जहाज के अंदर, ठीक है ना, और उसकी तबीयत खराब होगी, बीपी हाई हो गया उसका, तो ये बंदा अकेला क्या करेगा यार? बंदे को बाहर निकाल के बोलोगे अपने दम पे चला जाए। स्टाफ होता है, उनका था स्टाफ, बट मैं सारी चीज पे आता हूँ अभी। सो मैंने लिखा, आई वॉज टेकन टू द मेडिकल रूम वंस वेयर माई वाइटल्स वर चेक्ड एंड आई वॉज टोल्ड आई विल गेट द पेपर्स बट आई गॉट नथिंग। मेरा जो बोर्डिंग, जब मैंने डीबोर्ड करवाया था, मेरे को व्हील चेयर पे लेके पास में ही इनका एक ये मेडिकल रूम था इंटरनेशनल टर्मिनल पे, वहाँ पे मुझे वाइटल्स मेरे लिए गए। तो हार्ट बीट भी तेज थी, मेरे वाइटल्स थोड़े जो नॉर्मल से अलग थे, थोड़े अपर साइड में थे, ठीक है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ, मैंने इसको पेपर्स पे लिख के, अभी आपकी जो एयर इंडिया के स्टाफ आएगा जिसके आपको बोर्डिंग पास पासपोर्ट है,
उनको हम दे देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, तो जब आप जाओगे ना तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल के थे वो, एयरलाइंस के नहीं थे। फिर डियर मिस्टर वत्सा, वी विश यू स्पीडी रिकवरी, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गेट इन टच विद द ग्राउंड टीम फॉर रियल टाइम असिस्टेंस, हाउएवर वी आर अलर्टिंग आवर ग्राउंड टीम। इन्होंने कोई ग्राउंड टीम को अलर्ट नहीं किया। मैंने ग्राउंड टीम को कितना कांटेक्ट किया था उस दिन, मेरे को पता है। मैंने बार बार फोन कर रहा है। इनफैक्ट जो भी बंदा मुझे दिख रहा, मैं व्हील चेयर पे था, ठीक है, एयरलाइंस का स्टाफ मेरे साथ था, वो भी वो अच्छे लोग थे, बल्कि जो व्हील चेयर मेरे को पुश कर रहे थे। उन लोगों ने, मैंने बोला कि प्लीज किसी को बुला के लाओ, वो लोग बुला के ला रहे थे किसी ना किसी को, वो लोग बुला के ला रहे थे किसी ना किसी को। बट उसके अंदर क्या था, कोई आ रहा, लेकिन एवरीवन वाज लाइक कि हाँ सर अभी बताता हूँ, हाँ सर अभी बताते हैं, अभी बता के बोल के सब गायब। ठीक है, अब आते हैं एक और इंसिडेंट पे, इसी का जो मैंने लिखा था, नीड इमीडिएट असिस्टेंट। एक बंदा जो कि बीमार है यार, ठीक है, जिसकी हालत, जिसकी बीपी इतना हाई है, जिसको चक्कर आ रहे हैं, जिसके हाथ शिवर कर रहे हैं, हाथ पैर व्हीलचेयर में बैठे हुए भी कांप रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो बड़ी मुश्किलों से अपना ये ट्वीट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी कुछ हेल्प नहीं हो पा रही उस बंदे की। दिस इज सो शेमफुल ऑन पार्ट ऑफ एयर इंडिया। इन्होंने लिखा था जो चीज, फिर मैंने ये चीज मेंशन करी। सुबह 6:09 का ट्वीट, मैंने बहुत सारे ट्वीट किए, मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल किया था एयर इंडिया के, बट नो हेल्प केम टू मी। मैंने लिखा आई एम नॉट फीलिंग फाइन एट ऑल, आई नीड टू रश टू द, देखो इसमें भी देखो इश्यू था, मिस्टेक, क्योंकि जब कोई बंदा घबराने वाली सिचुएशन में होता है ना, तो उसके हाथ कांपते हैं, वो ये नहीं देख रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा, बस अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है उस टाइम वो। आई नीड टू रश टू द हॉस्पिटल आउटसाइड इमीडिएटली, माई बीपी इज हाई, राइट। अब इन्होंने बोला था प्लीज डीएम योर बुकिंग डिटेल्स। अब मैं डीएम पे आता हूँ। मैंने अपना बुकिंग डिटेल शेयर कर दी थी, ठीक है, इसमें मैंने लिखा, इन्होंने डियर मिस्टर वत्सा, वी एक्नॉलेज द डिटेल्स, वी आर शेयरिंग द सेम इंटरनली टू लुक इनटू इट, काइंडली अलाउ सम टाइम। मैंने कहा कॉल मी एसएप, क्योंकि यार जो बंदा घबरा रहा है, आई एम स्टक, मैं फंस चुका हूँ। मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया कि ऐसा, वो घबरा रहे हैं कि मैं कब घर आऊँ, मेरे को कब वो हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही थी मेरी। डियर मिस्टर वत्सा, वी विश यू स्पीडी रिकवरी, वी रिक्वेस्ट यू टू गेट इन टच विद द ग्राउंड स्टाफ। रीजन ये जो उन्होंने ट्वीट किया वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया इन लोगों को, ये चीज़ कि ये शाम को मैंने मेंशन, क्योंकि मैं सुबह इसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी, रात भर मैं सोया नहीं था। ऐसी तो 8-9 घंटे जो बंदा व्हील चेयर पर बैठा रहेगा, जिसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसी खुले जगह में एयरपोर्ट में ला के उसे छोड़ दिया जाएगा, वो बंदा पागल तो होएगा ही यार। इतनी जब तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल भी गया था, मैं दिखाता हूँ। आई डिड आस्क फॉर देयर हेल्प बट नो वन हेल्प मी एट ऑल। शाम को मैंने कि जब मैं उठा, डियर मिस्टर वत्सा, वी रिग्रेट टू नो दिस, वी आर लुकिंग इनटू दिस एंड शेल गेट बैक टू यू विद एन अपडेट सून, काइंडली अलाउ सम टाइम। मैंने लिखा आई डिड नॉट गेट एनी मेडिकल डॉक्यूमेंट एट द एयरपोर्ट डिस्पाइट बीइंग प्रॉमिस्ड, जैसे कि मैंने बताया आपको। आई रश टू द हॉस्पिटल नियर माई होम इमीडिएटली आफ्टर आई लेफ्ट द एयरपोर्ट। मेरे पासपोर्ट पे कैंसल्ड विदाउट प्रेजुडिस ये स्टैंप है, ठीक है, इमिग्रेशन स्टैंप जो थी, कैंसलेशन हुआ था। मैंने अपना बोर्डिंग पास अपलोड करके इनको भेजा। मैंने जिस हॉस्पिटल में गया, मैंने सब चीज़ इनको भेजी थी, ठीक है। इसमें भी ये चीज़ है, इन्होंने लिखा था कहीं पे कि प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, कुछ चीज़ें इन्हें जो इन्वेस्टिगेशन किया था मेरे को, ठीक है ना, इनको मैंने सब भेजा एयर इंडिया को, डॉक्यूमेंट अपने। I was unable to upload all these documents on your website where I raised my complaint as 5 MB was the maximum size and when I tried compressing the file nothing was visible। क्योंकि 5 MB से आप कम करोगे तो सब ब्लर हो जाता है। केस आईडी मैंने बताया, प्लीज पास ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स योर टीम। इनका रिप्लाई आता है शाम को, we sincerely apologize for the hassle and we hope you are feeling better, wishing you a speedy recovery, please be assured that we are working on a case internally and will get back with an update at the earliest, we thank you for your patience। अब मैं बताता हूँ कि मेरे को थाईलैंड कुछ इवेंट था एंड आई वाज वन ऑफ, मेरा एक बहुत मेजर रोल था उसमें, क्योंकि वो कई चीज़ होती है कि जिसमें एक ऑल्टरनेट हो जाता है बंदे का अरेंज। मेरे वाले में कोई ऑल्टरनेट अरेंज करने का कोई था ही नहीं, मतलब उसमें सिर्फ मैं था जिसको सारी चीज़ पता थी, जिसके पास सारी चीज़ों की, कुछ इवेंट था बड़ा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, और वो मैं मतलब किसी से कुछ चंद घंटों में मैं शेयर करके डिस्कस करके नहीं बता सकता था, किसी को समझ में भी नहीं आती, क्योंकि जो सारी चीज़ मेरे पास थी उस इवेंट की वो नहीं थी किसी और। बहुत बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़े लेवल पे इवेंट था वो।
तो मेरे को अगले दिन जाना था, ठीक है, मेरे को थाईलैंड जाना था अगले दिन भी, तो मैंने लिखा इन पे मैसेज पे, आई एम वेटिंग टू हियर बैक ऑन माई केस, आई रियली वांट द मेडिकल पेपर्स ऑफ माई डायग्नोसिस एट द एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ एयर इंडिया एग्जीक्यूटिव शिवम राव, मैंने नाम भी मेंशन किया था। मोर आई कैन प्रोवाइड यू माई मेडिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑफ द हॉस्पिटल where I went right after getting off from the airport, right? I need the refund please, क्योंकि मेरे को जब प्रॉमिस किया था वो कि आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके बाद आप रिफंड अपना इनिशिएट करवा सकते हैं। कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया मेरे को यार, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया इन लोगों ने मेरे को। डियर मिस्टर वत्सा, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, प्लीज बी एश्योर्ड वी आर लुकिंग, देखो यही चीज होती है टेम्पलेट, we understand your concern, we are looking, we are working on it, it will resolve at the early end of some time, ठीक है। 7 दिसंबर का है, मैंने लिखा व्हाट्स द टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि बहुत जानना मेरा हक है कि क्या टर्न अराउंड टाइम है, ऐसे तो कोई केस सालों लटका दें। We dear Mr. Vatsa, we sincerely apologize for the delay as it is taking longer than usual. What is the definition of longer than usual? I understand the meaning of it. बट 10 तारीख को मैंने रिप्लाई किया, 4 तारीख से होते थे, 10 तारीख हो गई है, मैंने इनको बहुत टाइम दिया। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड दैट वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन योर कंसर्न एंड ग्रेटली अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैंने लिखा आई एम स्टिल वेटिंग, हाउ मेनी मोर इयर्स इट विल टेक, क्योंकि बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है यार। Please rest assured we are actively working on a concern of priority. We'll get back to you soon. We appreciate your patience, understanding, this, that. 12 दिसंबर का मैसेज मैंने 12 दिसंबर को किया। 12 It's already 10 days today and I still haven't heard anything. डियर मिस्टर वत्स, क्योंकि 3 तारीख की रात की फ्लाइट थी मेरी, 4 तारीख का वो था, तो अगर 3 तारीख से अगर देखा, जिस दिन को मैंने फ्लाइट बोर्ड करी 3 तारीख की रात को 12 बजे से पहले बोर्ड करी थी फ्लाइट, डिपार्चर उसका 4 तारीख का 12:30 पौने 1 का था, तो 3 तारीख को मैंने बोर्ड करती, 3 तारीख से अगर 14 तारीख लगाई जाए तो 10 दिन बनता है, राइट। मैंने इनको लिखा 10 दिन हो गए इसके। मिस्टर वत्सा, वी आर सॉरी फॉर द डिले, रेस्ट एश्योर्ड वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन योर कंसर्न ऑन प्रायोरिटी, वी विल गेट बैक टू यू सून, अप्रिशिएट योर पेशेंस। देख रहे हैं ना आप, इस जो चीज है, अब आप इस चीज से खुद लगा सकते हैं। अगर कल भी मैं ये चीज बोल देता, मैं पहले ही इनको बोल देता, पहली चीज तो कुछ लोग बोल रहे कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था, ठीक है, तो पहली अगर चीज नॉर्मल थी तो कुछ होता ही नहीं, और अगर चलो कुछ मे बी नॉर्मल नहीं था, अगर किसी एविएशन एक्सपर्ट के हिसाब से वे सब चीज सबकी नॉर्मल थी, मैं उस चीज को अब एग्री कर रहा हूँ, चलो नॉर्मल था, मेरे को लगा तो मैंने बोला, चलो नॉर्मल नहीं भी था, अगर कोई बोलता है कि हाँ चलो कुछ नॉर्मल नहीं था, बट अगर मैं करता, कोई एक्शन लेता, सच में कोई एक्शन लेता, क्या उस फ्लाइट को सच में रोका जाता टेक ऑफ करने से? इन्होंने लिखा, डियर मिस्टर वत्सा, दिस एंड दैट, वेटिंग ऑलरेडी, व्हाट्स द टैट, एटलीस्ट टेल मी दिस। मैं कोई गाली नहीं दे रहा, कोई रूडली नहीं बात कर रहा, कितने पोलाइटली प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। We have highlighted this internet to look into this on priority. Please allow some time to get back to you with an update at the list. Time given till tomorrow. मैंने लिखा 15 को फिर मैसेज किया मैंने इनको, 24 घंटे ज्यादा। Dear Mr. Wats, अब इनका क्या रिप्लाई आया इतने दिन बाद? Dear Mr. Wats, we regret the hassle you face at the airport. As checked, our team has already assisted you with an alternate flight, and you have already completed your journey. However, we also your feedback. इस लिखा जिस तरीके से लिखा है, अभी रिप्लाई देख के सबको लगेगा ना कि हाँ भाई इनको एक ऑल्टरनेट फ्लाइट में भेज दिया, अगर शायद एयर इंडिया ने पैसे दिए होंगे इनके टिकट के। अगर आप भी मेरी जगह हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं स्वागतम मेरे को, एंड आई वुड लाइक यू टू रिप्लाई ऑन दिस, आपने एयर इंडिया का मैसेज देखा, अगर ये लाइन, एस चेक दैट टीम हैज ऑलरेडी असिस्टेड यू विद एन ऑल्टरनेट फ्लाइट एंड यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड जर्नी। इससे आप यही क्या समझ पा रहे हैं कि एयर इंडिया ने मेरी इस टिकट के पैसे पे किए होंगे, मुझे एयर इंडिया ने ऑल्टरनेट फ्लाइट पे भेजा होगा, राइट? राइट, या बट दे डिड नॉट पे फॉर माई टिकट मेरे को। और आजकल क्या ये चीज हो रखी है, पता नहीं ये क्या है, रूल्स वर्ल्ड वाइड सेम ही है इस चीज के, कि अगर मैंने मेरी अगर फ्लाइट रिटर्न टिकट है सेम एयरलाइन से, और जाने की फ्लाइट मेरी मिस हो जाती है, या नो शो होता है, या मैं किसी रीजन से बोर्ड नहीं कर पाता, मैं बीमार हूँ, मैं डी बोर्ड करता हूँ, तो मेरी रिटर्न टिकट भी कैंसिल हो जाती है उसमें। ये नहीं है कि मैं दूसरी फ्लाइट लेके जाऊँ, मैं रिटर्न उस पर कर लूँ, मेरी वो टिकट वैलिड नहीं रहती, उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ती है। पेनल्टी एजेंट कि आपको जाना है, आपको रीस्केड्यूल उसी एयरलाइन से करानी है। मैं बताता हूँ, मेरे को 5 तारीख की सुबह की जब फ्लाइट लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फादर को लेके चलता हूँ, क्योंकि थाईलैंड इज वीजा फ्री कंट्री, तो पासपोर्ट रेडी था, तो मैंने कहा उनको ले चलता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स बुकिंग्स वगैरह मैंने जो इवेंट ऑर्गेनाइजर से उनको बोला, बुकिंग्स हो गई थी उनकी, तो इमीडिएटली फ्लाइट थी उस दिन सुबह 9 बजे। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, अभी जो आप बोल रहे थे ना, थाईलैंड आप जा रहे थे। हाँ, एक सेकेंड।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इससे तो जैसे कि आपको लगा कि इन्होंने मेरी फ्री में फ्लाइट अरेंज कराई होगी, राइट? बट ऐसा नहीं था, मेरे को अपने दम पे ही फ्लाइट अरेंज करनी थी। सो मैं मेक माई ट्रिप यात्रा से देख रहा था कोई फ्लाइट जिससे कि मैं 5 तारीख को मॉर्निंग में थाईलैंड चला जाऊँ, ठीक है, और मैं सेम जो मेरी 9 तारीख की रिटर्न थी एयर इंडिया से, मैं उससे आ जाऊँ क्योंकि मेरी रिटर्न फ्लाइट थी है। मुझे लेकिन पता लगा एयर इंडिया से जब मैं, क्योंकि मेरे को थाई एयरवेज सस्ती मिल रही थी उस टाइम, एयर इंडिया अगले दिन की महंगी मिल रही थी, राइट? तो मैं सोच रहा कि थाई एयरवेज से चला जाता हूँ और आने का एयर इंडिया से कर लूंगा। लेकिन वो तो मैंने एयर इंडिया में अच्छा है कॉल कर लिया है। मुझे पता लगा कि अगर कोई भी पैसेंजर नो शो या बोर्ड नहीं करता या एक तरफ नहीं जा रहा या तबीयत खराब होकर डीबोर्ड कर दिया है या वो दूसरी फ्लाइट लेके जा रहा है, तो उसकी जो वापसी की रिटर्न टिकट होती है वो वैलिड नहीं होती है। वो उसको वही टिकट, या तो वो एयर इंडिया से ही जाए अपना टिकट रीस्केड्यूल करा के, पैसे दे के, पेनल्टीज दे के, फेयर डिफरेंस दे के, वो उसी फ्लाइट से एयर इंडिया से ही टिकट कराए, तभी उसकी वैलिड टिकट वैलिड रहती है। आई मीन तभी उसकी जो वैलिड टिकट होती है वो, मतलब आप आ सकते हो उस पर, राइट? तो मुझे नहीं पता था, मैं तो थाई एयरवेज से कराने वाला था क्योंकि मुझे सस्ती पड़ रही थी। और जब एयर इंडिया ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, आप देख रहे हो 15 तारीख को उन्होंने ये रिप्लाई किया है, उससे पहले कोई मेरे टच में नहीं था। तो उससे आप समझ सकते हो कि मेरे को तो जाना था 5 से 9 तारीख के इवेंट के अंदर, राइट? तो मेरी कोई अगर हेल्प नहीं हुई इस चीज के अंदर, मेरे को, अब मैंने अपनी टिकट कराई, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने अपने फादर की भी टिकट कराई, सुबह 9:50 की, 9:30 की फ्लाइट थी मेरी, या 10, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, याद है। तो मैंने अपने फादर की टिकट कराई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ओकेश थी उस टाइम। बट इवेंट, जैसे कि मैंने बोला, और बहुत बड़ा इवेंट था, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को मैं डिच नहीं कर सकता था लास्ट मोमेंट पे, ठीक है? तो मेरी मेरी एक ड्यूटी होती है बंदे की, ठीक है? तो मैंने बोला कोई नहीं पापा, आप चल लो, मैं ट्रैवल करने की कंडीशन में मैं हूँ और कोई इशू नहीं। अब जब घर का कोई फैमिली मेंबर साथ में है ना, तो आप 50% आपकी तबीयत ना वैसे ही ठीक हो जाती है। 50 क्या है, 90% तबीयत आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। पापा को मैं लेके गया उनके, मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजर को अपने बोला कि इनके रिजर्वेशन, ये होटल बुकिंग्स वगैरह कराओ। पापा को मैं अपने खर्चे पे लेके गया सारा वहाँ पे, ठीक है ना? लास्ट फ्लाइट, मतलब जो फ्लाइट थी टेक ऑफ, मैंने बताया 9:30-10 का था। सुबह मैं 5 बजे उठा, मैंने बोला उठते ही पापा मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। मैं 5:15, 5:30 पापा की टिकट कटवाई है, वो भी प्रूफ है मेरे पास उस चीज़ का। और मुझे टिकट मोर देन डबल द प्राइस में मिली थी। बैंकॉक की रिटर्न टिकट जो थी, मोर देन डबल द प्राइस में थी वो, ठीक है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो मुझे बोला, मुझे इन्होंने कोई भी कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी थी इन्होंने, नथिंग, दे डिड नथिंग एट ऑल। फिर मैंने लिखा हेलो हेलो हेलो, आई पेड फॉर दैट ऑल्टरनेट फ्लाइट वेयर आई वुड हैव बीन गिवन इट फॉर फ्री, ठीक है? मैंने इनको चिट्ठी शेयर करी, डियर मिस्टर वत्सा, वी काइंडली शेयर दैट द डेट चेंजेस आर डन एज पर द एप्लीकेबल फीस, अ रिफंड इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस रिगार्ड, वी होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट मैंने लिखा इनको, बट इट वॉज ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन विच वॉज जेन्यून। I was initially told I'll be provided the papers, but I didn't get. So I need a refund for sure. क्वेश्चन मार्क, वेटिंग टू हियर फ्रॉम योर एंड। 25 दिसंबर 2024, गायब हो गए एयर इंडिया वाले, ठीक है? तो ये वाली जो चीज थी, ये बस मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हुआ मेरे साथ, ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ वाला सीन सीन था जो भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज। आकाश, आपसे लास्ट 2 सवाल करूँगा, हम्म। लेकिन उसके लिए आपको अपने स्क्रीन को वापस से स्क्रीन शेयर को ऑफ करके आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है? हाँ, जो पहला सवाल है वो ये है कि अ, जी, आप एक बार हमें फिर से बताइएगा कि अभी तक हमने आपसे बहुत कुछ सुना कि एयर इंडिया अपने मेंटेनेंस को लेके कैसे काम करती है। तो आपने अभी तक जितने एविडेंसेस दिए, उससे यही पता चल रहा है कि एयर इंडिया का सर्विस, एयर इंडिया का मेंटेनेंस शायद जितना होना चाहिए तो ऑप्टिमम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एयर इंडिया का मेंटेनेंस ऑप्टिमम नहीं है, जो हमें उनके सर्विस में या उनके इन फ्लाइट मेंटेनेंस में दिख रहा है, क्या इसके साथ हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं उनके टेक्निकल मेंटेनेंस के साथ भी, कि उनके जो इंजीनियर्स है जो फ्लाइट को चेक करते हैं फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, क्या उसमें भी लैप्सेस आ रहा होगा? क्या वो हम मतलब एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखो, मैंने इस चीज पे आपसे पहले इस चीज पे भी आंसर किया था कि हमें जो चीज दिखती है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट? पीछे क्या है क्या नहीं है, वो इंजीनियर्स का काम है, वो उनकी ड्यूटी है। वो कैप्टन हर फ्लाइट टेक ऑफ से पहले वो पूरा प्लेन को देखते हैं, जांच करते हैं, और उसके नीचे उतर के करते हैं, ठीक है? और कैप्टन अगर है, और कैप्टन भी इतना इन डेप्थ उसमें नहीं जाके उसकी जांच करते हैं कि जितना एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर करते हैं। कैप्टन बाहर से टॉर्च से देखते हैं कुछ बॉडी पे कुछ दिक्कत तो नहीं है, इंजन इंजन वगैरह देखते हैं, और वो अपने कॉकपिट से
सब चीज़ पहले टेक ऑफ से पहले चेक करते हैं, जहाँ तक कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है, मैं ये चीज़ श्योरिटी से नहीं बोलूँगा, ना बोलना चाहता इस बारे में कि जो है टेक्निकल लैब्स कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। नो वन कैन नो कि ये सिर्फ एयर इंडिया की बात है, किसी किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो ये सिर्फ एयर इंडिया का नहीं, बट जितने भी फ्लाइट्स हैं किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो वो बंदा जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कितना डेडिकेटेडली वो ड्यूटी कर रहा है, वो उसी पे डिपेंड होती है। कुछ लैप्सेस जरूर होते हो सकते होंगे कि हाँ मे बी होते हो नहीं होते हो, बट जो चीज़ हमें दिखेगी हम तो उसकी बात कर सकते हैं। हम अंदर क्या चल रहा है क्या है, हमने ना वो फ्लाइट बनाई, हम पैसेंजर्स हैं ना, हम नीचे जाके देख सकते हैं, और देख भी लेंगे तो हम कुछ समझ नहीं सकते उस चीज़ को। तो आपको लगता है कि एयर इंडिया को और ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए अपने हर सर्विस को लेके? डेफिनेटली होना चाहिए। आप मेजोरिटी इंडिया की कोई भी न्यूज़ अगर निकाल के देखते हैं एविएशन रिलेटेड, मेजोरिटी ऑफ द न्यूज़ जो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एयर इंडिया की होती है। किसी पैसेंजर के कोई पैसेंजर दूसरे पैसेंजर पे यूरिनेट कर देता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट पे, किसी के खाने में छिपकली निकली, किसी के खाने में कॉकरोच निकला, किसी का एसी नहीं चला, किसी के फ्लाइट में चूहा निकला या कुछ निकला। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। ये जितने भी इंसिडेंट देखे हैं मैंने, सुने हैं आज तक, मेजोरिटी एयर इंडिया के सुने हैं मैंने। तो मैं जस्ट एयर इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैंने अपने जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, मेरा मेरे भाई का। इसके अलावा और हैं मेरे अराउंड 4,200-300 ट्वीट्स हैं टोटल, जो कि मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ एयर इंडिया को। सिर्फ ये 2 ट्वीट तो, ये तो मुझे ऊपर दिख गया है, क्योंकि 6-7 महीने पुराना था। मुझे डेट याद थी इस रिसेंट जर्नी की, और इसको भी मुझे बहुत नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ा कि मैं ट्विटर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो मैं सारे तो निकाल नहीं सकता कि मैं स्क्रॉल करके मैं खुद कितना स्क्रॉल करूँगा अब तक। इट इज़ नॉट ईजी, और मैं करूँगा अभी तो मैं मिस आउट कर सकता हूँ। सो कि जिन जिन को लग रहा है कि ये मैंने पहला इंसिडेंट रिपोर्ट किया, टीआरपी थी, ये भाई ऐसा कुछ नहीं था यार, नथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत जेन्युइनली मैंने अपनी प्रॉब्लम बस एक हाईलाइट करी थी, जो कि ये हुआ कि मैं चाहता था इसको तुरंत लैंडिंग के बाद इसको करना, बट कोई चेक इन लगेज नहीं था मेरे पास। मैंने बाहर एयरपोर्ट से एग्जिट किया, टैक्सी में बैठा जो गाड़ी लेने आई थी हमको, उसमें बैठ के सीधा मीटिंग स्टार्ट हो रखी थी, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, कोई कॉल्स नहीं ली मीटिंग के दौरान, कुछ नहीं किया, और जैसे ही सोचा कि अब करूं तब तक ये हो चुका था। और मेरे इतना मुझे पता, जैसे कि आप मेरे मैसेजेस और भी मैंने एयर इंडिया का देखा, जब एक बंदा इतना परेशान, एक हाई बीपी पेशेंट जिसको बाहर निकाला है और 8-9 घंटे के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही उसका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके सब एयर किसी स्टाफ के पास है, उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि गड़बड़ है, कॉल सेंटर पे कॉल कर रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। जब इतना चीज़ करने के बाद एयर इंडिया ने एक बंदे के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है कि उसी बंदे के मैसेज पे अगर वो कुछ बोलता तो कुछ एक्शन ले लिया जाता? Everyone knows the answer to this. Even the Air India people knows the answer. कुछ नहीं होता मेरे किसी। अंडरस्टूड आकाश। लास्ट एक सवाल है। हम्म। एयर इंडिया का आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो हिस्ट्री रहा है, अ, जी, हाँ जी। बोल, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। सुनाई दे रहा है आपको? यस, बोइंग का जो 787 ड्रीमलाइनर था, उसको लेके भी जब ये पहली बार कमीशन हुआ था, उसके स्ट्रक्चर को लेके, उसके इंजीनियरिंग को लेके काफी सारे सवाल उठाए गए। और एयर इंडिया का भी जो हिस्ट्री रहा है, क्रैशेस वगैरह लेके, मेंटेनेंस वगैरह लेके, आप उसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? नहीं यार, मैं उस बारे में ऑनेस्टली कुछ नहीं बताना चाहता। मेरे को जो कि रिसेंटली मेरे को अपने जो इंसिडेंट एयर इंडिया के याद हैं, एक तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, आई थिंक 19th या 21st में 2010 को कुछ हुआ था। इंडिया एक्सप्रेस ये किसी गल्फ कंट्री से कोची आ रहा था, और लैंडिंग के टाइम में क्रैश कर गया था। रनवे शॉर्टेज वाला तो कोविड के टाइम में भी 2020 में भी एक एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, एक्सप्रेस था शायद, वो भी गल्फ कंट्री से, आई थिंक कोची आ रहा था कहीं, जब वो रनवे शॉर्टेज से क्रैश कर गया था। तो मैं इस चीज़ के बारे में ये नहीं बोलना चाहता कि एयर इंडिया इज एट फॉल्ट और एनीवन इज एट फॉल्ट, क्योंकि यह जो जहाज उड़ा भी रहा है ना, उसके कंधे पे ना सब लोगों की जान सवार होती है, और कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करता। वो सिचुएशन होती है, वो कंडीशंस हो जाती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक चीज़ कि जो डेस्टिनी में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो होके रहेगा, बहाने हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ शिकायत नहीं करना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या रही है नहीं रही है। जो इंसिडेंट याद थे बस मेरे को, मैंने वो शेयर किए हैं। ये मैं बिल्कुल इस चीज़ से, मैं इस चीज़ को तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ
कि ऐसी किसी को इंटेंशन नहीं होती कि कुछ इंसिडेंट जान के हो जाए, और कोई भी कंपनी या ब्रांड अपनी रेपुटेशन इतनी तरीके से खराब नहीं करेगा। बट एटलीस्ट अगर कोई फीडबैक दे रहा है, आप एयर इंडिया के ट्विटर पे भी जाके देखोगे ना, पूरा नीचे तक जाके, तो लोगों की बहुत शिकायतें होती है। एयर इंडिया के सभी एयरलाइंस में शिकायतें होती हैं। बट लोग कंपनीज को है ना, उनको सीरियसली लेना चाहिए। एक टेम्पलेट बेस्ड जो पूरे दुनिया में चलता है सिस्टम, की कोई अगर कर रहा है तो एक टेम्पलेट बेस्ड रिप्लाई जो होता है, या वी आर सो सॉरी, वी रिग्रेट, apologies, please be assured it will not happen in the future, your points will be taken care of, thank you for flying with us, sorry for the inconvenience। तो वही थोड़ा ना दुनिया को हटके करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया टीम्स है लोगों की, है जो चीज ट्विटर पे हैंडल कर रहे हैं ना, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में जाके लोगों को देखना चाहिए, सीरियसली हैंडल करना चाहिए, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में। क्योंकि एक जहाज में छोटे से छोटे, अगर मैं बात करूं जो कि मेजरली उड़ते हैं वर्ल्ड में, बोइंग का आपका 737 सबसे छोटा है, आई थिंक सो। और एयरबस में आपका एयरबस A319 सबसे छोटा जहाज है। सबसे छोटे जहाज में भी अगर बात करूं तो अप्रॉक्स 100 से ऊपर लोग तो होते हैं, 100+। और यहाँ पे 100 पीपल की बात नहीं है, हर इंसान की लाइफ मैटर करती है। हर आप इंसिडेंट के बाद उनके घर को मुआवजा देके, पैसे देके, एक रिलीफ फंड देके किसी की जान वापस नहीं ला सकते। चाहे आप दुनिया भर की संपत्ति लगा दो, आप किसी की जान वापस नहीं ला सकते। सो बस ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सभी से, कि अगर कोई ट्वीट कर रहा है, आपको कुछ भी छोटी चीज भी अगर रिपोर्ट कर रहा है, आप प्लीज उस चीज को सीरियसली लें एंड थोरोली इन्वेस्टिगेट कराएं ऑन एन इमीडिएट बेसिस। आई नो कि कुछ चीज इसमें मतलब फेक भी हो सकती है, कि कुछ चीज इसमें कोई पुरानी वीडियो हो सकती है, वेरीफाई नहीं हो, मतलब वेरीफाई की बात नहीं, पुरानी वीडियो हो सकती है। जैसे ही कल भी कुछ लोगों ने एक पुरानी वीडियो डाली, जो एक पहले प्लेन क्रैश हुआ था कहीं पे, उसकी वीडियो डाल रखी थी। कि फिर कईयों ने उसको फैक्ट चेक किया, नहीं वो पुरानी वीडियो, मैंने भी देखी थी, वो पुरानी वीडियो थी एक प्लेन क्रैश की, एक बंदे ने बनाई थी। तो वो चीज़ है कि हाँ, मेरे को पता है कि ये चीज़ 100% भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर कोई इतनी डिटेल में अगर चीज़ बता रहा है, और स्पेशली कोई मेडिकल पर्सन या कोई स्पेसिफिकली एक बहुत डिटेल में कोई चीज़ बता रहा है आपको, तो आपको उस मैटर में इन्वेस्टिगेट थॉरोली करना चाहिए, रादर देन जस्ट राइटिंग कि सॉरी दिस एंड दैट। प्लीज स्टॉप इट नाउ, इट्स हाई टाइम to get alert, it's high time to save the lives of the people, it's high time for everything now।